आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। जब मैं आई थिंक अब मैं 37 हो जाऊंगा अक्टूबर में, बट मुझे याद है एक टाइम जहाँ पे पेप्सी की बॉटल कांच की होती थी, और एक टाइम याद है जहाँ पे प्लास्टिक रोज़ नहीं दिखता था। लास्ट 10-15 साल में आई थिंक ऐसा एक दिन नहीं गया होगा जहाँ पे मैंने प्लास्टिक ना देखा हो किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये प्लास्टिक कैसे हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इंटेग्रल पार्ट बन गया है? प्लास्टिक के हमारे जीवन के साथ जो जुड़ाव है उसको समझने के लिए हमें एक उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पर उससे पहले मैं एक मेंटल इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ। आप गुजर रहे हैं और आपके बाथरूम में नल चल रहा है और बाल्टी में पानी भर रहा है। बाल्टी अब फुल हो गई है और पानी भरा भर ओवरफ्लो कर रहा है। तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? कोई लॉजिकल इंसान होगा तो फटाफट जाकर के नल को बंद करेगा। पर हमारी सरकारें, स्पेशली इंडिया की सरकार क्या कह रही है कि जो पानी बह रहा है आप उसे तौलिया लीजिए और उसे पोंछिए और उसमें ही फोकस करिए, जो नल चल रहा है उसको ध्यान मत दीजिए। कहने का मतलब यह है कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया, वो बाल्टी आप समझिए कि हमारी धरती है और प्लास्टिक का प्रोडक्शन उस नल से निकल रहा है, इतना ज़्यादा हो गया, इतना ओवरफ्लो कर रहा है। पर भारत सरकार हमें कह रही है कि आप बीच क्लीन अप करिए, आप प्लॉगिंग करिए। इनफैक्ट प्रधान सेवक जी अक्सर झाड़ू लगाओ डस्टबिन में डालो का कैंपेन चलाते हैं स्वच्छ भारत के द्वारा। तो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमें प्लास्टिक को सिर्फ साफ करने के लिए। वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके बारे में हमें ना कोई डिस्कशन होता है, ना पॉपुलर डिस्कोर्स होता है। और इसमें बहुत सारे वेल मीनिंग एक्टिविस्ट भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं जो सोचते हैं कि बीच क्लीन अप करने से काफ़ी वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि जितना भी वो साफ करें, नया प्लास्टिक घूम फिर करके बीच पे आ ही जाता है। प्लास्टिक हिमालय के एकदम रिमोट एरियाज़ में पहुंच गया। इनफैक्ट माउंट एवरेस्ट पे भी प्लास्टिक मिला है और समंदर में मरीना ट्रेंच में भी प्लास्टिक मिला है। तो दुनिया के जितने रिमोट एरियाज़ हो सकते हैं सब जगह प्लास्टिक मिला है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक अर्बन क्राइसिस है, हम देख रहे हैं चारों तरफ प्लास्टिक, तो वो क्राइसिस हो रही है। और अगर हम साफ सफाई कर देंगे तो प्लास्टिक चला जाएगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो प्लास्टिक 20th सेंचुरी के शुरुआत में इन्वेंट तो हो गया था, पर उसका जो मेन प्रोडक्शन का जो रैंप अप हुआ वो वर्ल्ड वॉर 2 के पास हुआ। तो उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक वर्ल्ड वॉर 2 का बेबी है। वो इसलिए हुआ बिकॉज वर्ल्ड वॉर के समय पे मटेरियल्स की बहुत कमी हो गई। लोहा हो, कॉटन हो, जूट हो, तो इन्हें पैराशूट बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, ट्रक्स और कार्स के टायर बनाने के लिए इन्हें मटेरियल चाहिए था। तो इन्होंने प्लास्टिक का प्रोडक्शन काफ़ी रैंप अप किया यूएस में। और उस समय पे हम देखेंगे तो यूएस दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर था। और हम जानते हैं कि प्लास्टिक 99% प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल से बनता है, और उसमें भी प्राइमरली क्रूड ऑयल से बनता है, कच्चे तेल से बनता है। नेचुरल गैस और कोयला भी इस्तेमाल होता है, बट मेनली कच्चा तेल इस्तेमाल होता है। तो ये प्रोडक्शन की कैपेसिटी उन्होंने रैंप अप कर दी, पर जब वॉर ख़त्म हुआ तो फिर अब वो कैपेसिटी का क्या करें। और यूएस में ये सारी कैपेसिटी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट हुई थी, तो वो इसे वेस्ट तो नहीं होने देना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये सारा प्लास्टिक वो कंज्यूमर्स पे थोप देंगे। ये करने के लिए उन्हें थोड़े से तिगड़म लगाने पड़े। सबसे पहले तो उन्होंने अमेरिका में कल्चर चेंज किया। वहाँ पे काफ़ी, जैसे भारत में है ट्रेडिशनली, रीयूज़ के सिस्टम्स थे, उनको यूज़ एंड थ्रो में कन्वर्ट किया। जैसे आप पेप्सी का एग्जांपल दे रहे थे, वहाँ पे भी पेप्सी, कोका कोला वगैरह सब कांच की बोतल में आता था। और कोका कोला का खुद का डेटा है कि 98% उनका रिटर्न रेट था कांच की बोतलों का। सेम बोतल वापस आती थी, उसे साफ करके रिफ़िल करके फिर से वो मार्केट में देते थे। वो मगर धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया और सब कुछ सिंगल यूज़ में कन्वर्ट कर दिया। इनफैक्ट 1971 की एक कोका कोला की रिपोर्ट है जो अभी कुछ साल पहले एक्सपोजे के थ्रू एक संस्थान ने एक्सपोजे किया, तो हमें पता चला कि कोका कोला की इंटरनल रिपोर्ट में ये कहा था कि कांच की बोतलें ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं, उनके फाइनेंस के लिए भी अच्छी हैं, उनका प्रॉफिट उसमें ज़्यादा होता है। पर पेट्रोकेमिकल कंपनियों के दबाव में उन्होंने ये शिफ्ट करना ज़रूरी समझा। और ये यूज़ एंड थ्रो का कल्चर अमेरिका में इतना ज़्यादा एम्बेड हो गया कि 1980 के दशक में आते आते उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जो भी
थोड़े बहुत चीज़ें होती थी, अगर थोड़ा भी उसमें डिफेक्ट आता था तो रिपेयर करने के बजाय उसे फेंक देते थे और नया खरीद लेते थे। ये आपने वॉकमैन वगैरह के रेवोल्यूशन में भी देखा होगा कि वॉकमैन खराब हुआ, उसे फेंको, नया खरीदो। तो यूएस में तो ये चेंजेस काफ़ी रैपिडली 50s 60s 80s में आ गए, और इस पे ज़्यादा ध्यान ना जाए और इस पे कंट्रोल ना आए, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए। अभी हम मागा की बात सुनते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पर 1950s में एक कीप अमेरिका ब्यूटीफुल और मेक अमेरिका ब्यूटीफुल अगेन की कैंपेन्स चली थी। इनकी इस नाम से संस्थान भी बनी और इनकी कैंपेन्स भी चली। और 1971 में इनफैक्ट एक और कैंपेन इन्होंने चलाया जिसमें कहते थे कि पीपल स्टार्ट पोल्यूशन, पीपल कैन स्टॉप इट। तो इन्होंने कंपनीज की जो जिम्मेदारी थी वो सारी लोगों पे ट्रांसफर कर दी, जिससे लोग समझे या उन्हें लगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये कंपनी की जिम्मेदारी नहीं। कंपनी को बिल्कुल से पिक्चर से हटा दिया उन्होंने, चाहे वो पेट्रोकेमिकल कंपनी हो या फिर जो एफएमसीजी कंपनी, चाहे पेप्सी, कोका कोला, बाकी यूनिलीवर वगैरह हैं, उनकी बात हो। और 1971 में इनफैक्ट वहाँ की सरकारें धीरे धीरे समझ रही थी कि इस पे कुछ अंकुश लगाना है, तो उन्होंने जो अमेरिकन केमिस्ट्री काउंसिल है उनकी मदद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी किया, और या तो कोर्ट के ज़रिए से या फिर सीनेटर्स को लॉबी करके उन्होंने 70s में सारे जितने बिल आने थे या जजमेंट आने थे उनको सबको टॉर्पीडो कर दिया। तो अमेरिका में तो वो रोक नहीं पाए इसको, पर भारत में हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते थे, तो जो भारत की जितनी PSUs थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, वो उनका फोकस मेनली था कि हम पेट्रोल डीजल यानी एनर्जी सिक्योरिटी पे ध्यान दें, और जो थोड़ा बहुत पेट्रोकेमिकल पे वो इन्वेस्ट करते थे वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे इन्वेस्ट करते थे। प्लास्टिक बहुत कम बनता था। वर्ल्ड बैंक के दबाव में आकर के एक प्लास्टिक की कंपनी खोली गई सरकार द्वारा 1984-85 में, पर वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्लास्टिक बनाती थी, बिकॉज हमें रियलाइज हो रहा था कि कच्चा तेल इंपोर्ट करके तो हम प्लास्टिक बना के किसी का कोई फायदा नहीं कर रहे हैं। पर 1991 में फिर लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, उदारवाद की नीति आई, और सरकार ने डिसाइड किया कि कच्चे तेल का जो रिफाइनिंग होता है वो फिर हम प्राइवेट सेक्टर को उस पर लाइसेंस देंगे। तो पहला लाइसेंस दिया गया 1990 के दशक में, और 99 में रिलायंस अपनी पहली रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जामनगर में इनॉग्रेट करती है। इनॉग्रेट करते वक्त ही वो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होती है, और वहाँ से आप देखेंगे कि प्लास्टिक का जो कंजम्पशन है इंडिया में उसका रेट बढ़ जाता है। आपके एग्जाम्पल के साथ मैं 2 एग्जाम्पल और जोड़ूंगा कि मैं जब दिल्ली में स्कूल जाता था 1990s में, अर्ली 90s में, तो हम दूध लेने के लिए अपना एक स्टील का डब्बा लेके जाते थे, और मदर डेयरी के बूथ हुआ करते थे, उसमें हम टोकन डालते थे और दूध डब्बे में आ जाता था। तो कहीं प्लास्टिक का उसमें कोई खेल नहीं था। मजाक में मेरी दादी जब गाँव में हम जाते थे तो बोलती थी, इनके यहाँ दिल्ली में लोहे की भैंस है, उसमें ये लोग सिक्का डालते हैं और उसमें से दूध निकलता है। ऐसे ही अगर आपको जो जीता वही सिकंदर का वो गाना याद हो, पहला नशा पहला खुमा, तो उसमें वो पाव खरीदने जाती हैं और वो खुले में पाव देता है, और 2 पाव के बीच में वो अपना एक लव लेटर भी उसमें छिपा के देते हैं। उसमें कोई पैकेजिंग नहीं होती है। और मैंने बॉम्बे में बचपन में बहुत ऐसे ब्रेड और पाव खरीदा है जो खुले, मतलब बिना पैकेजिंग के लिया है। और सिर्फ पाव नहीं, पाव का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर रोज़मर्रा की सारी चीज़ें, चाहे वो अनाज हो, सोप हो, ये सारी चीज़ें हमें खुले में मिलती थी बॉम्बे में। बट 1990s के बाद ये जो रिलायंस ने अपनी रिफाइनरी लगाई, इनको ये समझ में आ गया कि पेट्रोल और डीजल या LPG पे ये सरकार की कंपनीज के साथ तो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका नेटवर्क ऑलरेडी बहुत फैला हुआ है और वो प्राइस पे भी ये उससे नहीं खेल सकते हैं। एंड रिलायंस पहले से भी यान और टेक्सटाइल में वो करा था। इनफैक्ट इनका एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तौर पे ही इन्होंने ये रिफाइनरी लगाई थी। तो इन्होंने उस यान को और व्यापक बनाया, और सिर्फ पॉलीमर को यान के लिए नहीं यूज़ किया, प्लास्टिक को भी के लिए भी यूज़ किया, और इन्होंने इंडस्ट्री में प्लास्टिक बहुत पुश करना शुरू किया, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक खासकर बहुत पुश किया इन्होंने। इन्होंने भागीदारी की अमूल जैसे बड़े बड़े संस्थानों के साथ, जिससे कि सारा दूध हमारा प्लास्टिक में आना शुरू हो जाए। इन्होंने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज़ के साथ वो किया, और हमने इंडिया में वो चेंज आते देखा है। जैसे आपने भी कहा 15-20 साल में ये बहुत बढ़ा है। अगर हम डेटा में जाएं तो 2010 में हम 80 लाख टन प्लास्टिक भारत में बनाते थे, और ये नंबर 2020 में 200 लाख टन हो गया, यानी 2.5 गुना बढ़ गया। और अब सरकार का ऐसा प्रोजेक्शन है कि 2030 तक हम इसे 400 लाख टन तक लेके जाएं, यानी कि 20 साल में हम 5 गुना उस कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अभी हम ऑलरेडी प्लास्टिक में डूब रहे हैं, जब ये एक्सपेंशन होगा तो आप सोचिए कितना प्लास्टिक और
आ जाएगा। और इसमें भी आज तक रिलायंस का ओवरऑल प्लास्टिक में मोनोपोली है। सरकारी का जो PSUs हैं वो भी प्लास्टिक बनाने लगे हैं, पर ओवरऑल 40% से ज़्यादा प्लास्टिक रिलायंस बनाता है। और उसमें भी जो प्लास्टिक सिंगल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन हुआ, वो उसमें रिलायंस की 80% ज़्यादा मार्केट शेयर है। ऐसे ही स्टाइरोफोम यानी कि थर्मोकोल जो पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो टीवी का हो या वॉशिंग मशीन का हो, वाइट गुड्स का हो, उसमें रिलायंस की 90% ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो सिंगल यूज़ में हम देखेंगे तो अभी भी प्लास्टिक सेक्टर में रिलायंस की पूरी तरह से मोनोपोली चल रही है। इसीलिए उस पर कोई भी नीति बन पाना या कोई चेंज आ पाना बहुत मुश्किल होता है। और हम पूरा फोकस हम लोग का साफ सफाई में ही लगा रहता है। तो इसमें हमें ये भी समझना होगा कि फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, पैसे का क्या खेल है, वाई डज रिलायंस वांट टू कंटिन्यू द मोनोपोली एंड वेयर डज द मनी कम फ्रॉम। तो जब भी कोई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगती है तो अपने आप में वायबल नहीं होती है। उसको वायबल बनाने के लिए सरकार की तरफ से वो कहते हैं उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग, तो करीब करीब 20% का जो इन्वेस्टमेंट है वो सरकार अपनी तरफ से लगाती है। वो हो सकता है कि ज़मीन सस्ते में दे दें, सब्सिडीज़ दे दें, टैक्स हॉलीडेज़ दे दें, ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म सरकार के पास होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें। वो पर आप सोचिए, एक 5 में से 1 हिस्सा सरकार अपनी तरफ से यानी हमारे टैक्स का पैसा उसमें लगाती है, तब जाकर के वो वायबल होती है। उसके बाद भी जब वो डेट लेते हैं यानी कि लोन लेते हैं अपनी फैक्ट्री लगाने, क्योंकि इसमें इक्विटी तो बहुत कम ओनर्स लगाते हैं, तो जो डेट लेते हैं वो भी सरकारी बैंक्स की तरफ से आता है। कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने 100 रुपये का लोन लिया तो करीब करीब 95 रुपये सरकारी बैंक से आता है। तो अगर धोनी जी पूछते हैं आपको पता है इनका बैंक कौन है, तो आपका जवाब होगा SBI, क्योंकि वो 95% में भी 50% ज़्यादा SBI से आता है। बाकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे सरकारी बैंक हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो सरकारी बैंक है आज भी उसमें गरीब लोगों का पैसा डिपॉजिट होता है। आम जनता ज़्यादातर सरकारी बैंक में ही डिपॉजिट करती है। जो अमीर लोग हैं वो प्राइवेट बैंक्स में चले गए हैं या कंपनियां प्राइवेट बैंक्स में चली गई हैं। तो अगेन हमारा पैसा हमारा ओनरशिप वाला बैंक इन डर्टी कॉर्पोरेशंस में लगा रहा है, इन डर्टी प्रोजेक्ट्स में लगा रहा है। 2016 में जब पेरिस में क्लाइमेट कॉप हुआ था तो भारत सरकार ने कमिटमेंट दिया था कि हम कच्चे तेल या फॉसिल फ्यूल पे टैक्सेस बढ़ाएंगे। तो उसी के तहत आज हम पेट्रोल डीजल वगैरह पे 60 से 75% टैक्स करीब करीब देते हैं। और पेट्रोल और डीजल एसेंशियल कमोडिटी माने जाते हैं। उसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसकी वजह से उनकी डिमांड मोर और लेस इनइलास्टिक होती है, यानी कि आप उसका अगर रेट बढ़ाएंगे या उस पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो भी उनका डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे पेट्रोल 100 रुपये पार भी हो गया तो भी उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। डीजल का भी वही हाल है क्योंकि ये एसेंशियल गुड्स हैं। LPG का सेम है। ये सारी चीज़ें क्रूड ऑयल से या कच्चे तेल से निकलती हैं। प्लास्टिक भी उसी कच्चे तेल से निकलता है, बट प्लास्टिक को हमने GST के दायरे में ले आए और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे 12% टैक्स लगता है, ज़्यादातर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे। कुछ प्लास्टिक पे 18% लगाते हैं। तो आप देखिए किसी पे आप 70% का टैक्स लगा रहे हैं जो एसेंशियल है, इनइलास्टिक है, और जो नॉन एसेंशियल है और जिसकी डिमांड बहुत इलास्टिक हो सकती है उस पर आप सिर्फ 12% का टैक्स लगा रहे हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, UK में इसका डेटा है कि उन्होंने जब प्लास्टिक बैग्स पे सिर्फ 10 पेंस यानी कि उनका इक्विवेलेंट ऑफ 10 पैसे का रेट लगा दिया, दुकान पे आपको फ्री नहीं मिलेगा, उस पर आपको 10 पेंस का रेट देना पड़ेगा, तो उसकी डिमांड करीब करीब 90% गिर गई। तो इवन एक रिच कंट्री में इतना प्राइस सेंसिटिविटी है प्लास्टिक को लेकर के। तो डिमांड के साथ आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप टैक्सेस और उसका प्राइस बढ़ा देंगे, पर भारत सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। तो बेसिकली अगर समझिए ये प्राइस अगर ये बढ़ा दें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, तो फिर आपका बोलने का मतलब है शायद कार्डबोर्ड सस्ता हो जाए, पेपर सस्ता हो जाए, कोई और रिन्यूएबल एक जैसे कैपिटलिज्म खुद बोलता है कि मार्केट एक ऑल्टरनेटिव डेवलप करता है। हाँ, मेरा कहने का मतलब होगा कि वो ऑल्टरनेटिव होपफुली सिंगल यूज़ ना हो, वो रीयूज़ की तरफ जाए, और उस पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। पर कार्डबोर्ड वगैरह में भी सिमिलर दिक्कतें आती हैं कि पेड़ कटेंगे अगर आपको कार्डबोर्ड बनाना है, और उसके एनवायरमेंट इम्पैक्ट होंगे और उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी लगते हैं, तो उसका एक इकोलॉजिकल के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा और क्लाइमेट पे इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। अगला जो तरीका है प्लास्टिक का, उस पर फाइनेंस का जो इम्पैक्ट आता है,
तो फाइनेंस का एक और तरीका इम्पैक्ट करने का ये है कि हम उस पर टैक्सेस और टैरिफ कैसे लगाते हैं इनपुट फीड स्टॉक पे। तो 1980 के दशक में जब रिलायंस की रिफाइनरी नहीं आई थी तो वो पॉलिएस्टर का फीड स्टॉक इम्पोर्ट करते थे। तब उन्होंने सरकार पे लॉबी किया और पॉलिएस्टर फीड स्टॉक पे टैरिफ बहुत कम करवाए जिससे कि उनका इंपोर्ट सस्ता हो जाए और उस मार्केट में पॉलिएस्टर को पुश कर सकें और खादी और जो लोकल यान है उसको हरा सकें और उसके मार्केट को पेनिट्रेट कर सकें। 1999 में जब उनका खुद का फीड स्टॉक बनने लगा तो बाकी लोग उनसे फीड स्टॉक क्यों खरीदेंगे और बाहर से क्यों नहीं खरीदेंगे, उसका उन्होंने हल निकाल लिया। उन्होंने फिर सरकार पे लॉबी किया और पॉलिएस्टर का जो फीड स्टॉक है उस पर टैरिफ धीरे धीरे बढ़वा दिया जिससे कि जो बाकी लोग यान बना रहे हैं उनके लिए रिलायंस का पॉलिएस्टर सस्ता हो जाए, फीड स्टॉक सस्ता हो जाए और बाहर से ना खरीद करके रिलायंस से खरीदें। तो इस तरह भी वो लॉबी करके सरकार को नीतियां बदलवा करके अपने प्लास्टिक को और सस्ता बना लेते हैं। अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो हमारे पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है। अब कच्चा तेल हम 85 से 90% इंपोर्ट करते हैं और हमारी नीति रही है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कच्चे तेल का इस्तेमाल हो। पर जब रिलायंस कच्चे तेल को प्लास्टिक में के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल करता है तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना फॉरेन रिजर्व जो है यूएस डॉलर वो खर्च करके उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। वो देश का फॉरेन रिजर्व है, रिलायंस का फॉरेन रिजर्व नहीं है। और उससे फिर हम अपने ही एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए और लोगों की बीमारियां बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। पर उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। हम पिछले 15 साल से ये सुन रहे हैं, मोदी भी अक्सर कहते हैं कि हम रुपए को और तेज कर देंगे, डॉलर के मुकाबले उसका रेट बढ़ा लेंगे। पर जब तक ये करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल नहीं होगा तब तक वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो रुपया हमेशा गिरता ही रहेगा। हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। गडकरी जी वगैरह सब बोलते हैं कि अब हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में, 10% से 20% तक लेके जाएंगे, जो कि पुराने इंजन पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर रहा है। फिर भी हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं जिससे कि कच्चे तेल का इंपोर्ट हम कम कर सकें। ऐसे ही हम डीजल में भी बायोडीजल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हमें कच्चा तेल इंपोर्ट ना करना पड़े। पर जब हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो रिलायंस तो बना ही रहा है प्लास्टिक। अब पीएसयू के ऊपर भी सरकार का काफ़ी प्रेशर है कि जहां वो 4 से 5% कच्चे तेल को पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक वगैरह में कन्वर्ट करते थे, उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी, वो बढ़ा करके 20% तक लेकर जाएं। तो अब सरकार की नीति भी अपने पीएसयू के ओर भी ऐसी हो गई है कि वो प्लास्टिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के बाद, ओवरऑल क्लाइमेट की चर्चा के बाद फ्यूल का कंजम्पशन धीरे धीरे कम होगा। हम ऑलरेडी ईवीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रेलवेज में देखेंगे तो डीजल इंजन मोर और लेस खत्म हो चुके हैं। कोयले की गाड़ियां तो खत्म ही हो गई हैं, डीजल इंजन भी अब खत्म हो गए हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, सारा का सारा बिजली की तरफ चला गया है। तो अब क्रूड एज अ एनर्जी सोर्स का डिमांड धीरे धीरे कम होगा। तो डिमांड मेंटेन करने के लिए और पीएसयूज की प्रॉफिटेबिलिटी भी बनाने के लिए उन्होंने रिलायंस से सीखा, बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए वो प्लास्टिक की तरफ अपना ध्यान वो कर रहे हैं। और इस सब खेल में जो खर्चा कर रहे हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट पे हो रहा है। वायबिलिटी गैप फंडिंग की तो मैंने बात करी ही, सरकार उस पर पैसा खर्चा कर रही है। पर झाड़ू लगाने में और साफ सफाई करने में ये नहीं कि हम कोई छोटी अमाउंट खर्च कर रहे हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी का बजट हो, स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो, वो सब मिला करके एक अनुमान है जो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने कहा है कि भारत में हम लोग ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे डिफेंस बजट का 2 गुना खर्च करते हैं। यानी कि डिफेंस में अगर हम 100 रुपये खर्च करते हैं तो हम कचरा साफ सफाई करने में 200 रुपये खर्च करते हैं। और फिर भी अगर हम किसी भी शहर में जाएंगे तो हमारे शहर गंदे हैं। हमारे प्लास्टिक का क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर आज हम आप किसी से पूछेंगे कि तेरी गंगा कैसे मैली हो गई, तो हम कहेंगे प्लास्टिक से मैली हो गई। किसी के पाप धोने से मैली नहीं हुई है। और नमामि गंगे के लिए भी करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, पर गंगा साफ नहीं हुई है। उसका एक मेन कारण है कि प्लास्टिक उसमें बहुत ज़्यादा है। और ऐसे हम लोग टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों को उसी में बिजी रख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो पीएसयू के सीएसआर पैसा, प्राइवेट कंपनी का सीएसआर पैसा, प्लॉगिंग के इवेंट्स स्पॉन्सर करने में, बीच क्लीन अप स्पॉन्सर करने में और भी पैसा खर्च हो रहा है, पर उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। तो ये सब तरीके से जो कॉस्ट है वो या तो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है या फिर हमारे डिपॉजिट का पैसा जा रहा है।
इस तरह से हम फाइनेंशियल कॉस्ट पे कर रहे हैं, और जो उसका प्रॉफिट है वो बड़े पेट्रोकेमिकल कंपनीज के जेब में जा रहा है, और मेनली जो टॉप 1% का 1% है उनके पास जा रहा है। तो ये जो पैसे का खेल है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो एनवायरनमेंट इशू हो, चाहे क्लाइमेट इशू हो, चाहे लोगों की हेल्थ की इशू हो, फाइनली डिसीजन पैसे के बेसिस पे होता है, और वो पैसा किसके हाथ में जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो जनरली नीतियों भी डिसाइड कर लेता है। जैसे हम प्लास्टिक डिस्कस ही कर रहे हैं, तो इतने एक पूरी इंडस्ट्री को मुनाफा हो रहा है वो तो दिख रहा है, पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो थोपा जा रहा है लोगों पे वो किस वजह से हो रहा है? सिंगल यूज प्लास्टिक थोपने का एक मेन रीजन तो पेट्रोकेमिकल कंपनीज अपना मुनाफा बढ़ाना चाहती हैं, उसके वजह से वो थोप रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक हमारे अंदर एक ये धारणा बना दी है कि यूज एंड थ्रो में कोई खराबी नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है, और उससे ओवरऑल आप देखेंगे तो जीडीपी का भी बढ़ावा होता है, क्योंकि आप एक फाइनाइट प्लैनेट में अगर इनफाइनाइट इकोनॉमी अपना ग्रो करना चाहते हैं, जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको चीज़ें इस्तेमाल करके फेंकनी पड़ेंगी। आप उसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैंने एक पानी की बोतल खरीदी और उसको मैं 10-20 साल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ मैंने जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूट किया, उसका जो खरीदने का 200 रुपये है वो उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। पर अगर मैं हर रोज़ 5 बिस्लरी की या एक्वाफिना की बोतल खरीदता हूँ, तो हर रोज़ मैं 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा, तो जीडीपी में वो बढ़ोतरी होगी, तो उसका फायदा भी होता है। पर उसके मद्देनजर रखते हुए भी सरकार को रियलाइज हुआ कि एसयूपी पे बहुत प्रेशर आ रहा है, लोग अब जागरूक हो रहे हैं और उन पे बहुत पुशबैक आ रहा है। तो उन्होंने 2016 में जब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स आए, तो उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि हम कुछ समय के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूरी तरह से बैन लगा देंगे। उससे हम लोग जो प्लास्टिक पे काम करते हैं उस पर बहुत उम्मीद आई, क्योंकि शुरुआत में जब चर्चा हो रही थी तो जो बैन की लिस्ट थी वो बहुत व्यापक थी। उसमें जो एफएमसीजी कंपनियां प्लास्टिक इस्तेमाल करती हैं, जैसे हम मेनली मल्टी लेयर पैकेजिंग कहते हैं, चाहे वो लेज के पैकेट हों, कुरकुरे के पैकेट हों, बिस्किट के पैकेट हों, ये सब मल्टी लेयर, या मैगी का पैकेट है, ये सारा मल्टी लेयर पैकेजिंग में आता है। या फिर पानी की बोतलें हों, ये सब उस बैन के दायरे में आने वाले थे। पर ऑफ कोर्स इन सब कंपनियों के लॉबी ग्रुप होते हैं, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे यूनिलीवर हो, चाहे पेप्सी हो, इन सब के लॉबी ग्रुप्स काफ़ी एक्टिव हो गए, और इनके ऊपर पेट्रोकेमिकल कंपनी जैसे रिलायंस, इनका तो बैकिंग था ही। तो इन्होंने सरकार को कन्विंस किया कि नीतियाँ चेंज की जाएं। तो इन्होंने टेक्निकलिटी उसमें इंट्रोड्यूस कर दी। इन्होंने पहली टेक्निकलिटी ये इंट्रोड्यूस की कि अगर कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको हम जला करके उससे एनर्जी रिकवर कर सकते हैं, तो उसको हम रिसाइकल कैटेगरी में डाल देंगे। अब वो प्लास्टिक बना तो कच्चे तेल से ही है, या कोयला या नेचुरल गैस से बना है, तो उसको जलाएंगे तो थोड़ा बहुत ऊर्जा तो उसमें से निकलेगी ही, पर वो इतनी थोड़ी ऊर्जा निकलती है कि अक्सर उसे जलाने के लिए हमें और ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। चाहे वो सीमेंट की भट्टी में कोयला जला रहे हो तब प्लास्टिक जलता है, या फिर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हम कुछ और ऑक्सिलरी पावर देंगे, बिजली ही लगाएंगे, तब उसमें से थोड़ी बहुत बिजली बनती है। पर वो नीति में कहीं उसका मेंशन नहीं है। तो उन्होंने उसको एक एनर्जी रिकवरी का लेबल दे दिया, उस तरह उसको रिसाइकलिंग कहा। उसके बाद वो वहाँ पे नहीं रुके, उसको एक स्टेप और आगे लेके गए, और ये भी कहा कि उससे जो ऊर्जा निकलेगी उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा दे देंगे। अब ये दुनिया में पहली बार हुआ कि किसी फॉसिल फ्यूल को जलाने के लिए, या फॉसिल फ्यूल के डिराइव्ड प्रोडक्ट को जलाने के लिए, जलाने से जो एक ऊर्जा निकल रही है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी का टैग दे रहे हैं। ये टैग देना क्यों ज़रूरी हुआ? क्योंकि अगर ये टैग नहीं देंगे तो जो वेस्ट एनर्जी प्लांट है उसको बनाने के लिए वायबिलिटी ही नहीं आएगी, वो बनाना फाइनेंशियली वायबल ही नहीं होगा जो प्लांट लगाना चाहता है उसके लिए। पर अगर हम उसे आरई का टैग दे देंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसमें सब्सिडी दे सकते हैं, और वो सब्सिडी अक्सर 50% तक होती है, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी लागत उसमें निकल जाए। उसके बाद जो बिजली बेचते हैं वो ऊंचे दाम पे बेच सकते हैं। इन वेस्ट एनर्जी प्लांट से जो बिजली निकलती है वो अक्सर 8 रुपये, 10 रुपये या उससे ज़्यादा में भी बिकती है। तो इसलिए वो आरई का दर्जा देना बहुत ज़रूरी था उनके लिए। इस तरह करके उन्होंने ये खेल खेल दिया। अब रिसाइकलिंग हम देखेंगे तो दुनिया में एक ओवरऑल कंसिस्टेंट डेफिनेशन नहीं है। अगर यूरोप का हम मापदंड देखेंगे तो वहाँ पे उनका कहना है कि अगर रिसाइकलिंग हम किसी चीज़ को कह रहे हैं, तो अगर पानी की बोतल से को रिसाइकल किया जा रहा है तो पानी की बोतल ही बननी चाहिए।
उसमें सेम पानी हम अगर दे सकते हैं तो वो रिसाइकलिंग माना जाएगा, अदरवाइज वो रिसाइकलिंग नहीं मान सकते हम लोग। पर भारत में हमने जलाने तक को रिसाइकल का एक दर्जा दे दिया। तो इस तरह हमने उस एसयूपी बैन का वाटर डाउन किया। उसके बाद फाइनली जब एसयूपी बैन पे फिर भी सरकार ने कहा कि नहीं अब हमने डिक्लेयर किया है तो हमें उस पर कुछ एक्शन तो दिखाना पड़ेगा, तो नोटिफिकेशन ज़रूर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से आया, पर उसके जो मापदंड बने वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल ने बनाए थे। अब इसमें आप देखिए कि कितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि डीसीपीसी का मेन मैंडेट है कि भारत में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सके, तो उनको ही एक हमने वो दे दिया कि आप ही बताइए कि कैसे हम एसयूपी बैन लगाएं, किस मापदंड पे लगाएं। उन्होंने सिर्फ 2 मापदंड इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि किसका लिटरिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और कि कौन कितना ज़रूरी है प्लास्टिक, और उसमें जो रेटिंग डाली गई वो भी पूरी सब्जेक्टिव थी, वो कभी ट्रांसपेरेंटली लोगों को बताई नहीं गई कि वो रेटिंग क्यों दी गई है। उसके बेसिस पे उन्होंने 19 आइटम की लिस्ट बनाई, 19 प्लास्टिक के कैटेगरी की नहीं, 19 पॉलीमर की नहीं, सिर्फ 19 आइटम की लिस्ट बनाई और बैन लगा दिया। इस बैन को लगाते वक्त जिन लोगों का उसके ऊपर इम्पैक्ट आया उनसे कोई चर्चा नहीं। लॉबी ग्रुप्स ने तो अपना काम किया पिछले 8 साल में, पर 2022 के पहले मतलब बैन में थर्मोकोल की प्लेट्स, प्लास्टिक के चम्मच, स्ट्रॉज, प्लास्टिक के बैग 120 माइक्रोन से पतले, बैनर जो 100 माइक्रोन से पतले हैं, ये सब ऐसी चीज़ें उस लिस्ट में हैं। और ये मेनली स्ट्रीट वेंडर या फिर छोटे दुकानदार इस्तेमाल करते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए। तो इनसे कोई चर्चा नहीं हुई और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इनका एक ट्रांजिशन करने के लिए हम उनके साथ काम करेंगे, पर उनके साथ कभी सरकार ने कोई पहल नहीं की कि उनका एक जस्ट ट्रांजिशन हो सिंगल यूज प्लास्टिक में। अब इस बैन से उलट आप जिम्बाब्वे का बैन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिम्बाब्वे हमसे बहुत छोटा देश है और कई मायनों में हमसे बहुत गरीब देश भी है। उसे आज़ादी भी हमें कई सालों बाद मिली है, पर 2017 में जब वो बैन के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच लिया। सरकार ने वहाँ पे एक स्टडी कमीशन की कि किस तरह के प्लास्टिक से क्या हेल्थ इम्पैक्ट होता है। तो उन्होंने वो स्टडी के बाद पाया कि थर्मोकोल या स्टाइरोफोम और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन 2 पॉलीमर्स का हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, स्पेशली जब वो खाने, पानी और हमारे शरीर के कांटेक्ट में आते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इन पे बैन लगाया पॉलीमर लेवल पे कुछ एप्लीकेशंस के लिए। भारत सरकार ने भी थर्मोकोल बैन किया, पर सिर्फ जो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होगा, एज इफ वो थर्मोकोल ज़्यादा डेंजरस है और जो थर्मोकोल पैकेजिंग में इस्तेमाल हो रहा है वो डेंजरस नहीं है। उसका कोई हज़ार्ड नहीं है। एंड भारत सरकार आज तक मानने को तैयार नहीं है कि प्लास्टिक पे कोई हेल्थ इम्पैक्ट होता है। वो सिर्फ कहते हैं कि प्लास्टिक से लिटरिंग होती है और वो एक आईसोर है, इसलिए हम उसे बैन कर रहे हैं, हमारे पानी में चला जाता है वगैरह वगैरह। बट प्लास्टिक का ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक लिटरिंग की वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। ऑफकोर्स वो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब प्लास्टिक सीवेज सिस्टम में चला जाता है या ड्रेन सिस्टम में चला जाता है तो उसको क्लॉग कर देता है, और उसे साफ करने के लिए हमारे मैनुअल जो स्कैवेंजर्स हैं उन्हें उतरना पड़ता है। और हम हर साल देखते हैं कि सैकड़ों मैनुअल स्कैवेंजर्स हमारे सीवेज लाइन में उनकी डेथ हो जाती है उसको साफ करने की। उसका भी मेन कल्प्रिट प्लास्टिक ही है। हम मगर उसके बियॉन्ड भी देखेंगे तो प्लास्टिक के हेल्थ इम्पैक्ट उसके पूरे मरण चक्र में होता है। अब मैं मरण चक्र का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? जनरली हम लाइफ साइकिल सुनते हैं, नेचर में जो चीज़ बनती हैं, जैसे आप और हम हैं, तो हम कहते हैं कि हम मिट्टी से आए हैं और हमारी जब मृत्यु होगी तो हमें जला दिया जाएगा या दफन कर दिया जाएगा या चील कौवों को खिला दिया जाएगा, तो हम वापस मिट्टी में चले जाएंगे। तो हमारा एक पूरा साइकिल होता है, जहाँ से आए वहाँ वापस चले गए। मैं केले का छिलका अगर ज़मीन में फेंकूंगा तो करीब 45-50 दिन बाद वो मिट्टी बन जाएगा, वहाँ पे हमें केले का छिलका फिर नहीं मिलेगा। पर प्लास्टिक में ऐसा नहीं है, उसके हर स्टेज पे वो इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है और मृत्यु क्रिएट करता है, इसलिए मैं उसे मरण चक्र कहता हूँ। और वो एक्चुअली चक्र भी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होता है। वो आप 100 साल 500 साल भी रखेंगे तो प्लास्टिक से फिर मिट्टी नहीं बनती है, क्योंकि वो मिट्टी से बना भी नहीं है, वो कच्चे तेल से बना है। प्लास्टिक धीरे धीरे टूट करके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, और जब वो 5 mm से छोटा हो जाता है तो हम उसे माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, और जब वो 100 नैनोमीटर से छोटा हो जाता है तो उसे नैनो प्लास्टिक कहते हैं। इसको समझने के लिए आप सोचिए कि हमारा ह्यूमन हेयर जो होता है, बाल जो होते हैं, उसकी थिकनेस से भी एक कम होता है और इतना छोटा होता है कि हमें अपनी आंखों से दिखता नहीं है।
पर क्योंकि प्लास्टिक इतना व्यापक है तो हमारे एनवायरनमेंट में वो इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब हमारे हवा में भी प्लास्टिक है, हमारे पानी में प्लास्टिक है। मतलब सिर्फ जो प्लास्टिक हमें दिख रहा है वो नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो भी माइक्रो और नैनो प्लास्टिक हर जगह पाया जा रहा है। मिट्टी में नैनो प्लास्टिक है, और ये अब क्योंकि पेड़ भी उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो सेब जब हम खाते हैं तो उसके थ्रू भी हमें माइक्रो नैनो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहा है। हम सांस ले रहे हैं तो ये हमारे शरीर में जा रहा है। पानी पीने से, नमक खाने से, आप जो भी चीज़ें खा पी रहे हैं आपके शरीर में उसकी वजह से माइक्रो नैनो प्लास्टिक जा रहा है। और ये बायो एक्यूमुलेशन के प्रोसेस के जरिए इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे शरीर में बढ़ रहा है। ये हमारे खून के द्वारा या फिर हमारे सांस के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। हमारे गुर्दों में, हमारे लिवर में इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इससे लिवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। ये स्टडीज़ अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही हैं, और हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आर्टरीज हैं उनको क्लॉग करने में और फास्ट कर देता है उस प्रोसेस को, क्योंकि ये कभी खून में पूरी तरह डिसॉल्व तो हो ही नहीं सकता है। और सबसे जो चौंकाने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारे मस्तिष्क में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो हमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया से, टॉक्सिक केमिकल से बचाता है, क्योंकि खून में तो पहुंच जाते हैं पर ब्रेन में ना जा पाएँ, इसके लिए एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। बहुत छोटे बैक्टीरिया या वायरस ही उसको क्रॉस कर पाते हैं, या फिर कुछ टॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स हैं जो उसे क्रॉस कर पाते हैं। पर नैनो प्लास्टिक्स इतने छोटे हैं, वो बैक्टीरिया से भी इतने छोटे हैं कि उस बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं, और हमारे ब्रेन में उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रेन के पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि उसे निकाल सके। लिवर और किडनी में फिर भी एक मैकेनिज्म होता है कि उसके अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं तो उसे वो एक्सपेल करने का एक जरिया होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल के बाद शायद ना बढ़े, ऐसा हमें लग रहा है। एक क्वेश्चन था मेरा इस पे कि ये शरीर के अंदर जाते कैसे हैं प्लास्टिक्स, बिकॉज ऑफ हाउ वी यूज देम इन कैरिंग फूड आइटम्स? हर तरीके से। हाँ। अगर हम प्लास्टिक को हाथ में लेते हैं तो भी नैनो प्लास्टिक हमारे स्किन के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। वो जब ब्रेक करके नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक हवा में हैं, हम ब्रीद कर रहे हैं तो भी हमारे शरीर में जा रहा है। वो पानी के थ्रू, खाने के थ्रू, सेब हम खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उन सब में अभी नैनो प्लास्टिक आ चुका है। और ये इसकी बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। ज़्यादातर स्टडीज़ देश के बाहर हुई हैं, बट ऐसा नहीं है कि बाहर देश में हो रहा है तो इंडिया में नहीं होगा ऐसा। इसके कॉन्सेंट्रेशंस यहाँ पर भी उतने ही हैं और वैसे ही बढ़ते जाएंगे। तो ब्रेन में अभी 2024 में जो स्टडी आई उसमें पता चला कि इसका जो क्वांटिटी है वो एक प्लास्टिक के चम्मच के बराबर है। इसको हम दूसरे तौर पे देखें तो ब्रेन में 0.5% प्लास्टिक ऑलरेडी आ चुका है, और 2016 से 2024 के बीच में ये 1.5 गुना हो गया, मतलब 50% बढ़ गया। तो आप रेट ऑफ इंक्रीज देखें कि 8 साल में वो 1.5 गुना हो गया, और वो रेट और बढ़ते जा रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का यूज भी एक्सपोनेंशियली हम बढ़ा रहे हैं। इससे अगर हम इसी साइज का हमारे ब्रेन में एक वर्म या कीड़ा जाता और वो सबके दिमाग में होता तो हम एक पैनिक मोड में होते। जैसे कोविड जब आया तो हम पैनिक मोड में चले गए थे, पर आज कोई अधिकांश लोग जानते भी नहीं है कि ऐसा हाई कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्रेन में आ चुका है, और उसके इम्पैक्ट हमें अर्ली स्टेज डिमेंशिया में हो सकते हैं, और ब्रेन के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में ये माइक्रो और नैनो प्लास्टिक का रीज़न हो सकता है। ये साइंस अभी डेवलप हो रही है, बट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के तहत हमें इस पर ऑलरेडी प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे। सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो एक हो गया हमारे हेल्थ पे माइक्रो और नैनो प्लास्टिक का इम्पैक्ट। दूसरा हमें समझना होगा कि प्लास्टिक को बनाने में, उसके पूरे प्रोसेस में, चाहे वो क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन हो या पेट्रोकेमिकल का प्रोसेस हो, या फिर प्लास्टिक का फाइनली मैन्युफैक्चरिंग, उसको सैशे बनाने में या पेट की बोतल बनाने में, उस पूरे प्रोसेस में हज़ारों केमिकल ऐड होते हैं, और फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें अक्सर 16,000 तक केमिकल पाए जाते हैं। ये 16,000 का जो नंबर है ये 3 साल पहले तक करीब 10,000 पे था। फिर मई 2023 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा 10,000 नहीं, ये एक्चुअली नंबर 13,000 है। उसके बाद मार्च 2023 में कुछ प्रोफेसर्स नॉर्वे और बाकी यूरोप के यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की कि नंबर एक्चुअली 16,000 है। तो ये नंबर बढ़ धीरे धीरे इसलिए रहा है क्योंकि ये जो पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं या फिर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ये बहुत ओपेक हैं। ये कहते हैं कि जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं
ये हमारे ट्रेड सीक्रेट हैं, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो ये हम सरकार को भी नहीं बताएंगे कि हम कौन से केमिकल यूज़ कर रहे हैं और किस लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये हम कुछ भी ट्रांसपेरेंटली नहीं बताएंगे। ये केमिकल ऐड किए जाते हैं। प्लास्टिक का जो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए कितने रंग बिरंगे उसके कलर आ जाते हैं, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी, कहीं लचीला प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, कहीं एकदम रिजिड मजबूत प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। वही सिमिलर प्लास्टिक कैमरे में भी है, फ़ोन में भी है और प्लास्टिक की थैली में भी है। तो ऐसे बहुत तरीके के प्लास्टिक बनाने के लिए हमें केमिकल्स तो ऐड करने ही पड़ेंगे, जिसको हम एडिटिव्स कहते हैं। पर उन प्लास्टिक का हमारे शरीर पे क्या असर हो रहा है? तो जब ये नॉर्वे वाले ग्रुप ने, कंसोर्शियम ने जब रिपोर्ट जारी की, तो उन्होंने उसमें 5500 केमिकल का एक हज़ार्ड डेटा भी कलेक्ट कर पाए वो, और उन्होंने उसको भी पब्लिक किया। उस 5500 में से उन्होंने कहा कि 4000 जो केमिकल्स हैं वो टॉक्सिक हैं। और ये टॉक्सिक मतलब हमारे शरीर के लिए पॉइजन हो सकते हैं। उसमें से कुछ न्यूरोटॉक्सिक हैं और कुछ की कैटेगरी हम कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ टॉक्सिन्स है। चाहे वो बीपीए का फैमिली हो, बिस्फेनाइल ए प्लास्टिक का, जो बीपीएस भी होता है और उसके बहुत सारे केमिकल के फॉर्म्स हैं, या पीफैस जो फॉरएवर केमिकल्स कहे जाते हैं, उनकी एक पूरी फैमिली है। ये फ्लेम रिटार्डर्स के तौर पे यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर और भी मजबूत प्रॉपर्टी देने के लिए प्लास्टिक में इस्तेमाल होते हैं। तो इन केमिकल्स का यूज़ तो है, पर इनका हेल्थ इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। और क्योंकि ये हज़ार्डस हैं और हमारे शरीर में हर तरीके से एंटर करते हैं, अगेन जैसे नैनो प्लास्टिक के लिए मैंने कहा, वैसे ही ये वाले केमिकल्स भी जब हम प्लास्टिक को हाथ से पकड़ते हैं तो हमारी त्वचा के थ्रू भी ये जा सकते हैं हमारे खून में। हम जब खाना उसमें स्टोर करते हैं तो वो लीच करके हमारे खाने में चला जाता है। टपरवेयर ये कहता है कि टपरवेयर या उसके और भी प्लास्टिक के वो हैं, वो कहते हैं माइक्रोवेव फ्रेंडली हैं, पर वो ये नहीं कहते कि हम फूड में अपना केमिकल लीच नहीं करेंगे, क्योंकि वो गारंटी वो दे नहीं सकते हैं। हम जब खाना प्लास्टिक में गर्म करते हैं तो बहुत सारा केमिकल उसमें लीच होता है, और फिर हम वो खाना खाते हैं तो केमिकल हमारे शरीर में चला जाता है। ऐसे ही पेट की जो बॉटल है उसमें इसीलिए लिखा रहता है कि इसको धूप में ना रखें, इसको कीप इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, धूप से दूर, क्योंकि जब उसे एक्सपोज करते हैं धूप की अल्ट्रावायलेट रेज से या इंफ्रारेड रेज से तो वो केमिकल रिलीज और तेज हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि जब हमने उसे शेड में रखा है तो केमिकल रिलीज नहीं हो रहा है, वो केमिकल धीरे धीरे रिलीज होता है। और आप देखेंगे कि हमारे कुएं में जब पानी होता है तो उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बेस्ट बिफोर डेट नहीं होती है। आप कभी भी वो पानी को निकालिए और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए वगैरह। पर उस बोतल में लिखा होता है एक बेस्ट बिफोर डेट। वो इसीलिए होती है क्योंकि प्लास्टिक धीरे धीरे डेटोरिएट होना शुरू होता है और वो केमिकल पानी में आना और तेज हो जाता है। तो पानी धीरे धीरे इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि उसको पीने लायक नहीं रहता है। पर अगर हम उस सो कॉल्ड सेफ पानी को उसके डेट के अंदर पिएंगे और बहुत ज़्यादा पिएंगे तो टॉक्सिन्स स्लो क्वांटिटीज़ में तो जाएंगे, पर धीरे धीरे शरीर में अक्यूमुलेट होते जाएंगे। वो बायोअक्यूमुलेशन का प्रोसेस टॉक्सिन्स पे भी अप्लाई करता है, और वो टॉक्सिन्स फिर हमारे लिवर में, हमारे किडनी में, हमारे ब्लड में जा कर के हमारे ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। किस तरह के इम्पैक्ट? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इम्पैक्ट करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम इम्पैक्ट होने से हमारे थायराइड के प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं, हमें टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और इंडिया तो टाइप 2 डायबिटीज़ का दुनिया का कैपिटल माना जाता है। वो हमारे लिए कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस में बढ़ावा देते हैं। वो बहुत सारे कार्सिजन होते हैं और नॉन कार्सिजन है, ऐसा नहीं कि वो सस्पेक्टेड कार्सिजन है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो नॉन कार्सिजन हैं। तो कैंसर के जो रिस्क है पूरे शरीर में, अलग अलग तरीके के कैंसर, वो बहुत बढ़ा देते हैं। और यही केमिकल्स जब पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री जहाँ लगती है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, तो वहाँ जो आसपास की मिट्टी है उसको पूरी तरह से इनफर्टाइल कर देते हैं। वहाँ पे जो नदियाँ होंगी या पॉन्ड होंगे या ज़मीन का जो पानी है उसको इनफर्टाइल बना देते हैं। तो वो एक बहुत बड़े एरिया का जो लाइवलीहुड है वो पूरी तरह डेसिमेट कर देते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी की उर्वरकता नहीं रही, वो उपजाऊपन नहीं रहा, तो उसमें किसान उगाएगा क्या? और सिर्फ किसान नहीं, उसके खेत पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उसकी भी लाइवलीहुड ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे पेट्रोकेमिकल कंपनीज बनी हुई हैं वहाँ पे भी ये केमिकल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। हम चाहे दहेज में देखें, जामनगर में देखें, जो गुजरात में है, केरला में एलूर है, वहाँ की फिशरीज़ का देखें, पानीपत में फार्मर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये केमिकल्स जा कर के वहाँ की लाइवलीहुड को डेसिमेट कर देते हैं, वहाँ के फ़िश के पॉपुलेशन को ख़राब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं।
वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हमने वहाँ की जब कम्युनिटी से बात किया है तो हमें पता चला कि छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनके स्किन के बहुत सारे इरिटेशंस और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ बढ़ रही हैं, किडनी फेलियर का रेट बढ़ रहा है, कैंसर का रेट बढ़ रहा है। और ये सब हम डॉक्यूमेंट करके टॉक्सिक टूर नाम की एक वेबसाइट पे डाले हैं, जिससे कि आपको वहाँ जाना ना पड़े, उस वेबसाइट के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। ऐसे ही केमिकल्स का एक एग्जाम्पल जो स्टडीज़ हुई हैं साउथ ईस्ट एशिया में मेनली, वहाँ पे पाया गया है कि जहाँ पे भी या तो पेट्रोकेमिकल के प्लांट हो या फिर जहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हो, जहाँ पे सेम केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो उसके आसपास अगर पोल्ट्री है या फिश पॉपुलेशन है तो उसमें ये केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई हो जाता है और वो बिना टेस्ट किए उनको सर्टिफाई कर जाता है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ़ है। तो फिर से वो हमारे फूड चेन में आ जाता है और उनसे कंज्यूम करके हमारे शरीर में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। एक स्पेसिफिक स्टडी का मैं आपको ध्यान लेना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया में ये माना जाता है कि बेबीज़ का जो वेस्ट है उसको जलाना नहीं चाहिए और उसको पवित्र स्थान पे उसका डिस्पोजल होना चाहिए। तो जो डायपर्स इस्तेमाल करते हैं वो नदी में फेंकना शुरू कर दे, क्योंकि नदी पवित्र मानी जाती है। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि जो डायपर के अंदर जेल है वो सुपर एब्जॉर्बेंट तो है, उनके लिए कन्वीनियंट भी है, पर वो एक्चुअली प्लास्टिक है और काफ़ी टॉक्सिक प्लास्टिक है। तो वो जब डायपर्स को उन्होंने रिवर में डिस्पोज करना शुरू किया और वो टॉक्सिक केमिकल पानी में घुल गया, तो वहाँ के फिश ने अपना जेंडर चेंज करना शुरू कर दिया और उस जेंडर चेंज की वजह से वहाँ का फिश का पॉपुलेशन कोलैप्स करना शुरू हुआ। जब कोलैप्स हुआ तभी वहाँ पे वो स्टडी की गई कि वो क्यों हो रहा है और पीछे का ये लिंकेज पता चला। अब आप सोचिए, इतने टॉक्सिक केमिकल्स को हम डायपर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटरी पैड्स में भी सेम जेल इस्तेमाल हो रहा है और हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स में वो कांटेक्ट करता है और बॉडी को बहुत नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल लूँगा बिस्फेनाइल ए का, BPA जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। उस पर कुछ साल पहले बहुत चर्चा हुई कि ये हमारे इनफर्टिलिटी रेट को काफ़ी बढ़ा रहा है और बहुत सारे बाकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो कंपनियों ने BPA फ्री प्लास्टिक निकालना शुरू कर दिया। वो बॉटल में लिख देते हैं कि इसमें अब BPA नहीं है, तो लोगों को लगा कि अब सेफ हो गया। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि BPA वाली जो फैमिली ऑफ केमिकल्स हैं उसमें BPS नाम का भी प्लास्टिक है, केमिकल है, और वो उस केमिकल को अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और उस केमिकल को ऐड कर रहे हैं। BPS का हेल्थ इम्पैक्ट BPA से बहुत अलग नहीं है, सिमिलर ही है। वो हमें कुछ साल बाद पता चलेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या है और हम फिर उसे बैन करने की कोशिश करेंगे। तो इसे हमें उस संदर्भ में भी देखना होगा कि कैसे कंपनियां केमिकल्स के साथ खेल कर जाती हैं हमारे साथ। पेट्रोकेमिकल कंपनीज को जब हम सरकारें मंजूरी देती हैं तो अक्सर कहा जाता है कि ये लाइवलीहुड क्रिएट करेंगी, जिस एरिया में इनको लगाया जाएगा वो बहुत सारी लाइवलीहुड क्रिएट करेंगी। सच से दूर इससे और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। आजकल की जो पेट्रोकेमिकल कंपनीज है बहुत हाईली ऑटोमेटेड है, तो उनमें जॉब्स इतने क्रिएट नहीं होते हैं क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेटेड होता है, रोबोटाइज होता है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी रिफाइनरी हैं, जामनगर रिफाइनरी इंक्लूडेड, जो कंट्रोल बॉम्बे से हो सकती हैं और होती हैं। तो उसको रिमोटली आप कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर नहीं जा रही। जो थोड़े बहुत जॉब क्रिएट होते हैं वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होता है, साफ़ सफाई करने के लिए, माली का काम करने के लिए और हजार्डस केमिकल को हैंडल करने के लिए। तो उन वर्कर्स के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा एक हेल्थ इम्पैक्ट क्रिएट करने का एक मौका दे रहे हैं उनको। प्रॉमिस, जब एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया जाता है तब प्रॉमिस तो बहुत सारे होते हैं, पर कोई भी सरकार की ऐसी स्टडी नहीं है कि जो हमने एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया उसके बाद रियलिटी में क्या हुआ, कितने जॉब एक्चुअली क्रिएट किए गए और कितने जॉब उस इंडस्ट्री की वजह से ख़त्म हो गए, चाहे वो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी का हो, चाहे वो मछुआरों का हो, चाहे वो फार्मर्स का हो, फार्म वर्कर्स का हो। तो वो बैलेंस जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक ये कहना कि इन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए वो एक यूजलेस स्टैटिस्टिक है। उस डेटा का कोई मायने नहीं है, क्योंकि अगर कहीं और से इंजीनियर पढ़ करके उसमें टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं और अपनी लाइवलीहुड कमा रहे हैं तो वहाँ उसमें लोकल लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें कोई लाइवलीहुड नहीं मिल रही है और वहाँ पे गरीबी और बढ़ जाती है, बीमारी भी बढ़ जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि पेट्रोकेमिकल कंपनी प्लांट हो या डंपयार्ड हो, केमिकल का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हर जगह फैलता है। वहाँ पे जो वेस्ट पिकर्स काम करते हैं डंपयार्ड में, वो अक्सर बिना ग्लव्स के वेस्ट पिकअप करते हैं और उसके थ्रू उनके शरीर में केमिकल्स जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ की हवा में एनीवे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है। और हर शहर में इनके पहाड़ बन गए हैं अब। अगर हमारे शहरों में पहाड़, नॉर्मल पहाड़ नहीं भी हैं, तो अब वेस्ट के पहाड़ तो हर शहर में 1-2 या कुछ शहरों में 3-4 भी अब आ ही गए हैं।
एंड इसमें हम देखेंगे कि मतलब 2016 में हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे शहरों में जो गायें हैं, हर गाय के पेट में करीब 30-40 किलो प्लास्टिक है और उसकी वजह से गायें मर रही हैं। हमारी अभी की सरकार गाय को लेकर के इतनी सेंसिटिव होती है, हर जगह बीफ बैन है और इतनी ढेर सारी लिंचिंग हो रही हैं सिर्फ इस एक्यूजेशन पे कि ये गाय की तस्करी कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। पर जिस प्लास्टिक को खाकर गाय मर रही है, उस प्लास्टिक पे बैन लगाने की कोई चर्चा नहीं हो रही, उस प्लास्टिक को एलिमिनेट करने की कोई चर्चा नहीं है। इनफैक्ट 2016 में जब एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने ये कहा था, तब भी उसको यूज़ करके ये कहा गया कि ये कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लोगों की गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। पर अगर हम साफ तरीके से प्लास्टिक को डिस्पोज भी करेंगे तो जाएगा तो उसी पहाड़ में, और उस पहाड़ की मैं आपको बहुत सारी इमेजेस दे दूंगा, आप खुद भी जाकर के देख सकते हैं कि उनमें गाय अंदर जाकर के कचरा खाती हैं। तो आप कितना भी झाड़ू लगा करके डस्टबिन में डालिए, स्वच्छ भारत का नारा दीजिए, पर वो प्लास्टिक तो उस डंपयार्ड में ही जाएगा और कोई जरिया है नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और फिर वो जानवर खाएंगे, सिर्फ गाय नहीं, बहुत सारे जानवर खाते हैं और उनकी एक बहुत पेनफुल डेथ होती है उसकी वजह से। तो जैसे अभी हमने इतना डिस्कस किया कि हमारा प्लास्टिक कंजम्पशन लास्ट 10 साल से 2.5 टाइम्स हुआ है और अभी वापस बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो इसमें आपके हिसाब से अकाउंटेबिलिटी किसकी सीख करनी चाहिए? ये एक ग्लोबल समस्या है और इसमें भी मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। श्योर। कुछ साल पहले 2015 में मैकेंजी जो एक कंसल्टेंसी कंपनी है, उन्होंने ओशन कंजर्वेंसी नाम की संस्थान के साथ एक रिपोर्ट रिलीज करी और उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो हो रहा है, स्पेशली जो समंदर में, ओशंस में प्लास्टिक आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी एशिया की जो देश हैं उनके ऊपर ज़्यादा है। और उन्होंने डेटा भी निकाला कि फिलीपींस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर भारत का नाम था, चाइना का नाम था, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे देशों के नाम थे। उसमें कहीं पर भी ये डेटा नहीं था कि कौन प्लास्टिक बनाता है, कैसे प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, कौन सी कंपनियां उससे प्रॉफिट कमा रही हैं। और ये जो रिपोर्ट थी, बहुत सारे लॉबी ग्रुप्स ने इस्तेमाल करी हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि आप अपना वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करिए, यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और लगाइए। और हमारी सरकार ने भी उसका इस्तेमाल किया स्वच्छ भारत में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट डालने के लिए, उनको सब्सिडी देने के लिए, स्मार्ट सिटीज़ में भी उनके लिए सब्सिडी दी गई। बट जो सिविल सोसाइटी थी, उन्होंने इस पे चर्चा की कि इस नैरेटिव को हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि एशियन कंट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन इन द ओशन। तो उस समय मैं एक संस्थान में काम करता था, सिटीजन कंज्यूमर और सिविक एक्शन ग्रुप, चेन्नई बेस्ड संस्थान थी। तो मेरी पार्टनर सत्यरूपा और हमने एक तरीका निकाला, हमने एक टूल किट बनाई। और तब और अभी भी चेन्नई में बीच क्लीनअप होते हैं हर साल। तो हमने बीच क्लीनअप वाले ग्रुप को कहा कि आप हर साल बीच तो साफ करते हो, वो गंदगी फिर भी आती है, पर आप जो भी कलेक्ट करोगे प्लास्टिक, उसका 2% हमें आप दे दीजिए। उस 2% को हमने लिया और उसमें पता किया कि उस प्लास्टिक में कौन से ब्रांड का प्लास्टिक है, उसका हमने पूरा डेटा टैबुलेट किया और फिर हमने एक प्रेस रिलीज के जरिए अपनी रिपोर्ट रिलीज की। और उसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर नाम FMCG कंपनीज के थे, कोका कोला, नेस्ले, पेप्सी, यूनिलीवर, ITC, बिस्लरी, आविन, यहाँ पे जो दूध का ब्रांड है, इन सब के प्लास्टिक आना शुरू हुए। तो हमने वो टूल किट फिर पब्लिक में रिलीज़ करी। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक नाम की एक ग्लोबल मूवमेंट है, उन्होंने उस टूल किट को अडॉप्ट किया और दुनिया के कई देशों में एक साथ वो ब्रांड ऑडिट फिर कराया गया और एक ग्लोबल उसकी एक डेटा और रिपोर्ट रिलीज हुई। और उसमें भी जो मैंने नाम गिना है उन्हीं का नाम था। 5 साल लगातार उन्होंने ये ब्रांड ऑडिट किया पूरे व्यापक तरीके से विश्व ने, और 5 साल तक कोका कोला, नेस्ले का नाम उस लिस्ट में आता रहा। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने उसको कॉन्टेस्ट किया हो, ये कहा हो कि नहीं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इसका हमारे लिए क्लियर इंडिकेशन था कि जितना प्लास्टिक हम कह रहे हैं कि ये डाल रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक मोस्ट प्रॉब्ली डाल रहे हैं, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट जरूर करते। आजकल तो छोटी छोटी चीज़ों पे लोग सू कर देते हैं और आपको कोर्ट में घसीटते हैं, आपके ऊपर गैग ऑर्डर डाल देते हैं। पर उन्होंने आज तक ऐसा कोई कोशिश नहीं किया, क्योंकि अगर ये कोर्ट जाएंगे तो इन्हें अपना डेटा जो एक्चुअल डेटा है वो पब्लिक करना पड़ेगा, तो इनकी सच्चाई एकदम खुल जाएगी। तो अब अगर 2016-17 में आप गूगल सर्च करते कि दुनिया के टॉप प्लास्टिक पोल्यूटर कौन है, तो आपको एशिया के देश के नाम आते, उसमें एशिया के देश आते और ब्राज़ील एक बाहर का देश आता। पर आज अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको इन ब्रांड के नाम आएंगे, टॉप प्लास्टिक पोल्यूटर्स, कोका कोला, नेस्ले, इनके नाम आएंगे।
तो ये एक नैरेटिव ब्रेक करने का और अकाउंटेबिलिटी सेट करने का एक तरीका बना, जिसमें कि इनके ऊपर दबाव बना कि इनको प्लास्टिक कम करना है अपना। और इन्होंने बहुत सारे उस दबाव में बहुत सारे अपने प्रोमिसेस किए। वो प्रोमिसेस कभी रख नहीं पाते हैं, पर कम से कम एक दबाव तो इन पे बना। ये रिपोर्ट अपने आप में एक सिर्फ मैकेंजी की जो रिपोर्ट थी वो अकेली रिपोर्ट नहीं थी। ये हम कहते हैं कि प्लास्टिक का एक कोलोनाइजेशन, यानी मॉडर्न एरा का कोलोनाइजेशन है। और ये सिर्फ इस तरह के रिसर्च स्टडी से पे लिमिटेड नहीं है। ये अगेन मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। दुनिया में हम कहते हैं कि प्लास्टिक हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, उसका रिसाइकलिंग भी हो रहा है। तो अगर रिसाइकलिंग करना इतना आसान है तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं वो प्लास्टिक अपना एशिया में क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 2018 तक ज़्यादातर एक्सपोर्ट चाइना जाता था और चाइना उसका कुछ ना कुछ रिसाइकलिंग या डाउनसाइकलिंग करता था। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके एनवायरनमेंट पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उन्होंने 2018 में इस पर कंप्लीट बैन लगा दिया। तो फिर बाकी एशिया के जो देश हैं, इंडिया इंक्लूडेड, वहाँ पे ये एक्सपोर्ट जाने लगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आए जब एक्टिविस्ट्स ने ये जो शिपिंग कंटेनर्स आते हैं वो उसका एक्सपोजे किया और सरकार को इसकी जानकारी दी। होता यह है कि प्लास्टिक एक्चुअली स्पेशली म्युनिसिपल वेस्ट जो है उसके एक्सपोर्ट पे बैन है इंटरनेशनल ट्रीटी के अनुसार, पर वो कहते हैं कि हम कार्डबोर्ड और रिसाइक्लेबल कागज़ भेज रहे हैं और कंटेनर में उसका एक चेकलिस्ट बनता है। पर जब वो वहाँ पहुँचता है तब वो चुपचाप उसको निकाल करके या तो डंप यार्ड में डाल दिया जाता है या फिर उसको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो जब एक्टिविस्ट इसको उजागर करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया के देश हों या फिर हमारा बगल में श्रीलंका है, उन्होंने वो शिपिंग कंटेनर्स चेक किए और उनको वापस भेजा। अभी कुछ 3 साल पहले ही श्रीलंका ने एक पूरा शिपमेंट कनाडा वापस भेज दिया। तो दे कुड स्टैंड अप अगेंस्ट दीज बिगर नेशंस। बट इंडिया में जब एक्टिविस्ट इसको उजागर करते हैं तो भारत सरकार उसको कभी मानती ही नहीं, उस पर कभी और कस्टम्स के थ्रू या किसी और के थ्रू चेक नहीं करती है कि इनमें एक्चुअली क्या है। और एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहाँ पे इन शिपिंग कंटेनर्स को वापस भेजा गया हो। तो हमारे कुछ एक्टिविस्ट साथियों ने उनमें ट्रैकर्स डाले हैं ये देखने के लिए कि फाइनली उस प्लास्टिक का होता क्या है, कहाँ जाता है वो। तो उन्होंने कुछ ट्रैकिंग ऐसी देखी है कि गुजरात के पोर्ट्स में वो अनलोड होता है और फिर रोड के ज़रिए वो कानपुर और नॉर्थ इंडिया के अलग अलग शहरों में जाता है जहाँ पे एनवायरनमेंट लॉज बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो छोटे छोटे कमरों में उस प्लास्टिक को गलाया जाता है और उसके पेलेट्स बनाए जाते हैं। वो पेलेट्स रिसाइकलिंग के नाम पर तो वो होता है, पर वो प्रोसेस अपने आप में बहुत टॉक्सिक है, क्योंकि जब हम प्लास्टिक को गर्म करते हैं उसको गलाने के लिए तो उसमें बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं और वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो लोग उसी हवा में सांस लेते हैं, उसमें कोई प्रोटेक्टिव गियर उनके पास नहीं होता है। दूसरा, वो पेलेट से आप सेम प्लास्टिक नहीं बना सकते हैं, उससे जो प्लास्टिक बनता है वो लो क्वालिटी का बनता है। और बहुत सारा जो जैसे मल्टी लेयर प्लास्टिक है वो तो आप ऐसे गला करके पेलेट्स भी नहीं बना सकते हैं। उसको हम इसलिए डाउन साइक्लिंग कहते हैं क्योंकि उसका आप मल्टी लेयर प्लास्टिक नहीं बना रहे हैं, उसको आप फिजिकली बाइंड करके उसको हीट करके या तो फर्नीचर में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर बोर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो वॉल पे लगाने के लिए काम आता है। उसके ब्रिक्स बनाए जाते हैं जो लो कॉस्ट हाउसिंग में इस्तेमाल होते हैं। अगर वो ब्रिक्स इतने सेफ होते तो जब हमने नई संसद बनाई या नया प्रधानमंत्री का आवास बनाया तो उसमें वो ब्रिक्स की इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर वो इतने सेफ थे और इतने एनवायरमेंट फ्रेंडली थे। वो सिर्फ लो इनकम हाउसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर लो इनकम हाउसिंग के आसपास पेविंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब लो क्वालिटी का आउटपुट बनता है तो हम उसे डाउन साइक्लिंग कहते हैं, उसे रिसाइकलिंग नहीं कहा जा सकता है और वो अपने आप में एक बहुत टॉक्सिक सोर्स ऑफ केमिकल बन जाता है। तो ये हुआ, ये वेस्ट ट्रेड जो ग्लोबल चल रहा है, ये दूसरा तरह का वेस्ट प्लास्टिक कोलोनाइजेशन है, इसे हम वेस्ट कोलोनाइजेशन कहते हैं। तीसरा तरह का जो कोलोनाइजेशन है वो है बड़ी कंपनियां जैसे यूनिलीवर हुआ या पीएनजी हुआ। ये बड़ी कंपनियां जब अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, शैम्पू, सोप, तो यूरोप में ये कभी सैशे इस्तेमाल नहीं करेंगी, ये बड़े कंटेनर इस्तेमाल करेंगी और उस ग्रेड का प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगी जिसे रिसाइकलिंग करना थोड़ा आसान होता है। इनफैक्ट यूरोप में तो काफ़ी जगह पे ये अपना शैम्पू खुले में भी बेचते हैं, बिना पैकेजिंग के बेचते हैं। आप अपनी बोतल दुकान में ले जा सकते हैं और सोप भर करके या शैम्पू भर करके वापस ला सकते हैं।
पर जब एशिया में बेचते हैं तो ये शैम्पू को सैशे के उसमें ज़्यादा बेचते हैं और ये कहते हैं ये प्रो पुअर है। ये नहीं बताते कि उसी सैशे से उस गरीब के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और हमारे एनवायरनमेंट पे, इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। यही सैशे जाकर के ड्रेन्स को मेनली क्लॉग करते हैं एंड उससे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो हमने ऑलरेडी चर्चा की है। तो इस तरह का भी एक कॉलोनाइजेशन बड़ी कंपनियां अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, अपना मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, उसमें पैकेजिंग में अपना पैसा बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड इसे बॉटम ऑफ द पिरामिड नाम का एक CSR का स्वरूप भी देते हैं। चौथा तरीका कॉलोनाइजेशन का है, आप अगर टॉक्सिक इंडस्ट्री, केमिकल स्पेसिफिकली बट पेट्रोकेमिकल ऑल्सो, उसमें यूरोप में बहुत सारा प्रोडक्शन हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं क्योंकि वो उनको वहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस ही नहीं मिल रहा है उस तरह के केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए। तो वो इंडिया और बाकी एशिया के देशों में अब शिफ्ट किया जा रहा है। गुजरात में वापी नाम की एक जगह है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आसपास बिल्कुल पूरी फर्टिलिटी ज़मीन की, हवा की ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे नदी जो बहती है वो उसका पानी भी अब काला हो गया है। सेम चीज़ हम दहेज में भी देखते हैं, नर्मदा का पानी दहेज के बाद बिल्कुल काला हो जाता है। तो इन सब जगहों पे वो इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए सेटअप हो रही है क्योंकि वो कंपनियों को उस प्लास्टिक की ज़रूरत है, पर वो प्लास्टिक यूरोप में नहीं बना सकते अब, या वो केमिकल्स यूरोप में नहीं बना सकते अब। तो इस तरह भी एक कॉलोनाइजेशन का एक तरीका अपनाया जा रहा है। आखिरी जो तरीका है वेस्ट कॉलोनाइजेशन का या प्लास्टिक कॉलोनाइजेशन का, वो ये है कि जब प्लास्टिक इस्तेमाल हो गया उसको हमने फेंक दिया, तो अलग अलग तरीके से उस भारत सरकार पे प्रेशर बनता है कि उस प्लास्टिक को आप अब समंदर पे तक ना जाने दें। तो फिर उसे जलाने के बजाय हमारे पास और कोई चारा नहीं होता है। तो हम वेस्ट सीमेंट की भट्टियों में तो उसे जलाते ही हैं, पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ों में हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इतनी आसानी से नहीं मिलता है, पर यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी देंगे और हमारे जो बैंक्स हैं, चाहे वो एशिया डेवलपमेंट बैंक हो, KFW हो, GIZ हो या इवन वर्ल्ड बैंक हो, उनके थ्रू हम आपको पैसा भी देंगे इन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को एस्टैब्लिश करने का। तो फिर भारत की जो सिविल सोसाइटी वो पुशबैक करती है कि हमारा तो प्लास्टिक कंजम्पशन काफ़ी कम है एंड हमारे वेस्ट को आप क्योंकि सेग्रीगेट नहीं करते हो इसलिए इतना ज़्यादा वेस्ट आप जलाते हो, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल ख़राब है। तो अगर आप सेग्रीगेट करना शुरू कर दोगे, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में भी 2016 के रूल्स में भी लिखा हुआ है, तो हमारे पास प्लास्टिक इतना होगा नहीं। तो फिर ये देश कहते हैं कि हाँ ठीक है, उसमें जलाने के लिए हम प्लास्टिक भी आपको दे देंगे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी उनका, पैसा भी उनकी तरफ से और प्लास्टिक भी उनका। हमारा क्या, हमारी सेहत, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी इकोलॉजी सब पूरी तरह से बर्बाद और नष्ट हो जाएगा। तो ये एक और तरीका है प्लास्टिक का नियो कॉलोनिज्म जिसको कहते हैं वो फैलाने का। तो प्लास्टिक की जो व्यापक समस्या है उसको समझ करके 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपनी असेंबली में 175 देशों ने यूनानिमसली कहा कि हमें एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी इस पे करनी पड़ेगी कि ये वैश्विक समस्या है, इसको एक देश के तौर पे हम नहीं लड़ सकते इस पे। तो वो एक प्रॉपर समझ बनी और उन्होंने कहा कि हम 2 साल में इस संधि के तरफ बढ़ेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। तो 5 राउंड की चर्चा हुई और इसमें एक तरफ है हाई एम्बिशन कोalition, जो रवांडा और नॉर्वे ये 2 देश मिलकर के उसको पुश कर रहे हैं और उसमें करीब 90 देश ऑलरेडी एक साथ आ चुके हैं। और एक तरफ है नो एम्बिशन यानी ज़ीरो एम्बिशन कोalition, और अनसरप्राइजिंगली भारत इस नो एम्बिशन कोalition पे है। इसमें उनके साथ पेट्रो देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, जो चाहते हैं कि उनका कच्चा तेल और इस्तेमाल हो क्योंकि उनका देश का इकोनॉमी ही उस पर डिपेंड करता है। इसमें दूसरा पार्टनर भारत का है चाइना। हम जनरली उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रख पाते हैं और काफ़ी हम लोग के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यहाँ पे एकदम भाईचारे के साथ हम देखते हैं उन चर्चाओं में इनकी मिलीभगत चल रही होती है। और इनका इस कोalition का कहना है कि सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया जाए। प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल होकर के जब हम फेंक देते हैं उसके बाद ही वो प्रॉब्लम होता है, तो हम उस पर फोकस करते हैं और इस पूरी संधि में सिर्फ उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो पूरे उसके जो मरण चक्र है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हाई एम्बिशन कोalition चाहता है कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन पे अंकुश लगे, क्योंकि अगर रिसाइकलिंग इतना प्रभावी है तो फिर हमें वर्जिन प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है,
नए प्लास्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उतना प्लास्टिक तो अब ऑलरेडी इकोनॉमी में आ चुका है, विश्व में आ चुका है। और अगर रिसाइकल पॉसिबल नहीं है तो उस प्लास्टिक का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो फिर हमें उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो वो लॉजिक एकदम स्ट्रांग है उनका। दूसरा, वो चाहते हैं कि जो केमिकल्स ऑफ कंसर्न हैं, जिसके बारे में हमने इतनी चर्चा की, उस पर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और उन फैमिलीज ऑफ केमिकल्स पे रेगुलेशन लाए, अंकुश लगाया जाए, जिससे कि जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो कंट्रोल किया जा सके। और इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बहुत क्लियर हैं कि अगर हम रीयूज सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी हम कई बार इस्तेमाल, एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करें, तो उससे हम एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इन 3 मुद्दों और इसके और भी मुद्दे हैं उनके, बट ये 3 मेन मुद्दों को लेकर के वो हाई एम्बिशन कोalition आगे बढ़ रहा है। पर भारत और बाकी देश इस चर्चा को आगे ले ही नहीं जाने दे रहे हैं। भारत में जब पार्लियामेंट में चर्चा होती है तो सुबह बिल प्रेजेंट होता है, और क्योंकि हमारी सिंपल मेजॉरिटी 50% मेजॉरिटी है, तो सरकार कहती है हमें किसी के साथ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑपोजिशन मेंबर्स के साथ या सिलेक्ट कमेटी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है, जब हमारे पास मेजॉरिटी है तो हम तय करेंगे कि क्या पास होगा, और सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास हो जाते हैं। पर यूएनईपी में भारत सरकार कह रही है कि हम 2/3 बहुमत पे भी हम राजी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि क्रॉस बाय क्लॉज चर्चा हो, और क्रॉस बाय क्लॉज वो सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए। अगर कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाया तो हम उस क्लॉज को नहीं मानने देंगे। और अगर कंसेंसस बिल्ड करना है तो आपको सऊदी अरेबिया, भारत, चाइना को मनाना पड़ेगा। तो इसी के चलते 5 राउंड की जो प्लान था कि 5 राउंड में हम संधि बना देंगे, उस 5 राउंड में भी संधि नहीं बन पाई। तो अब जो 5वीं नंबर की मीटिंग थी उसको 5.2 बोल करके अब उस पर चर्चा होने वाली है। तो ऐसे करके उसको खींचा जा रहा है, और जैसे जैसे खींचेंगे वैसे वैसे कंपनियां अपनी कैपेसिटी और ऐड करें, बहुत तेजी से कैपेसिटी ऐड कर रही हैं, जिससे कि एक बार कैपेसिटी लग गई तो एक 40 साल का, 50 साल का एक लॉक इन आ जाता है कि अब तो हम इसमें हमारी कैपेसिटी लगी, अब अगर आप बंद करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा और पब्लिक सेक्टर का पैसा डूब जाएगा, क्योंकि पैसा तो हमने सारा पब्लिक से लेकर के लगाया है। इसमें वो ये भी संधि में नहीं डिस्कस करना चाहते कि इसका क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या है। क्लाइमेट के जो कॉप होते हैं वहाँ पे तो इसके ऊपर बहुत कम चर्चा होती ही है, पर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के लिए ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि इसका क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो अगर एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर होता, यानी कि क्लाइमेट पे उसका 5वां सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता। इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है। और जैसे जैसे कच्चे तेल और बाकी फॉसिल फ्यूल का ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कम होगा, वैसे वैसे प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल का जो ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट है या क्लाइमेट का फुटप्रिंट है वो और बढ़ते जाएगा। और ये भारत सरकार इस नीति के तौर पे और आगे बढ़ते जा रही है। 3 साल पहले तक भारत में सिर्फ खादी से झंडे बन सकते थे। 3 साल पहले सरकार ने उस नीति को बदला और कहा कि अब पॉलिस्टर का झंडा भी बन सकता है। विश्व में पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो मोनोपोली है या सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर है वो रिलायंस है, तो इससे सीधा फायदा रिलायंस को गया। और खादी में जो करीब 60 लाख लोग की लाइवलीहुड थी, आजीविका थी, उसको हमने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। पॉलिस्टर वैसे भी अब बहुत सस्ता हो गया है, तो लोग कपड़े पॉलिस्टर के खरीदते हैं, खादी का चलन कम हो गया है। तो हमने जो गांधी जी का एक विजन था खादी बेस्ड इकोनॉमी का या विलेज बेस्ड इकोनॉमी का, लाइवलीहुड क्रिएशन का, उसको बदल करके हमने फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया। और हमारे तिरंगे में भी अब फॉसिल फ्यूल का इम्प्रिंट या फुटप्रिंट आ गया है। तो हम उस तरह से नीति ले जा रहे हैं और उसी की छाप हम ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के डिस्कशंस में भी छोड़ना चाहते हैं। और इस चीज़ का कुछ डायरेक्ट सोल्यूशन तो नहीं समझ आता, पर मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो अलग तरीके से प्रोडक्ट्स को पैकेज कर रहे हैं या पेपर यूज़ कर रहे हैं या ट्राइंग टू यूज़ नॉट टू, मतलब ज़ीरो टू सम प्लास्टिक। काफ़ी न्यू एज ब्रांड्स हैं इंस्टाग्राम पे मैं देखते रहता हूँ, दे आर लाइक वेरी अगेंस्ट प्लास्टिक। बट क्या है इनका सोल्यूशन? कुछ आपको दिख रहा है एक लेजिटिमेट सोल्यूशन जो आ रहा है, जो कोको कोला या नेस्ले जैसी कंपनी भी अडेप्ट कर पाए? अगेन मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। भारत में अगर आप देखेंगे तो या दुनिया में
प्लास्टिक का एक रामबाण कोई नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक भी कई तरह के प्लास्टिक है, सैकड़ों तरीके के प्लास्टिक है। एक प्लास्टिक एक चीज़ नहीं है, तो एक प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, और इसी तरह हमें धीरे धीरे सारे प्लास्टिक एलिमिनेट करने होंगे। मेन तरीका होगा हमें अपने ट्रेडिशनल सिस्टम्स में, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में जाना होगा और वहाँ देखना होगा कि क्या काम कर रहा था पहले। तो इसका सबसे बड़ा और शानदार एग्जाम्पल जो है वो बॉम्बे का डब्बे वाला सिस्टम है, जो 100 साल से ज़्यादा पुराना है, और वो कहीं पर भी सिंगल यूज़ मटेरियल नहीं यूज़ करते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं, सिंगल यूज़ मटेरियल ही यूज़ नहीं करते हैं। और वो पूरी तरह से इनफॉर्मल वर्कर्स चलाते हैं। उनका ऐसा नहीं कि वो कहीं से MBA किए हैं या कहीं से PhD किया है, बट क्योंकि उनका सिस्टम इतना बढ़िया चल रहा है, सुबह अगर जिनको नहीं पता है उनको, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि सुबह वो गरम खाना घर से लेते हैं, ताज़ा खाना, और कई किलोमीटर वो डब्बा ट्रैवल करता है, अलग अलग डब्बे वाला उसको लेके जाते हैं और वो ऑफिस पहुंचता है, जिसके लिए वो खाना बना है वो उस खाने को खाता है और फिर वो डब्बा वापस आता है। तो एक ही डब्बा बार बार सिस्टम में रीयूज़ होता है, तो उसमें कोई डिस्कार्ड करने का कोई रीज़न ही नहीं है, और इनका एरर रेट 1 करोड़ में एक बार होता है। तो उस 1 करोड़ में एक बार जब एरर रेट होता है तो उस पर भी एक मूवी बन जाती है, लंच बॉक्स जैसी। हाँ, दैट्स ट्रू। बट क्योंकि उनका एरर रेट इतना कम है तो हार्वर्ड में भी उसके ऊपर एक केस स्टडी लिखी जा रही है। तो इनफॉर्मल सिस्टम जो आज भी ना कोई ऐप इस्तेमाल करता है, ना कोई बहुत बड़ा ERP इस्तेमाल करता है, उन्होंने कोई SAP या लैपटॉप नहीं इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ एक कलर कोडिंग के सिस्टम से अपने सिस्टम को चला रहे हैं और वो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। तो एक रीयूज का बहुत शानदार एग्जाम्पल ये है। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर्स का, जैसे मैंने कहा कि जब बैन लगा तो उनके लाइवलीहुड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ, और अभी भी जब बैन इम्प्लीमेंट किया जाता है तो स्ट्रीट वेंडर्स पे कभी कभी 5,000 तक का फाइन लग जाता है, जो कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तो एक पूरे हफ्ते की कमाई है उनकी। पर सरकार ने उनके साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया या काम नहीं किया कि इनको कैसे ट्रांजिशन किया जा सके। तो सतरूपा और हम नेशनल हॉकर फेडरेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनके एफिलिएटेड यूनियन के साथ काम कर रहे हैं, और उन यूनियंस के थ्रू हम सिटी गवर्नमेंट्स यानी म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ सिस्टम सेटअप कर रहे हैं कि जहाँ पे ये खाऊ गलियाँ हैं, और भारत के जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो तो बहुत फेमस हैं, लोग पराठे खाने जाते हैं, पानी पूरी खाने जाते हैं, चाट खाने जाते हैं उनके पास, तो एक खाऊ गलीज काफ़ी फेमस है। तो हम म्यूनसिपैलिटीज़ को ये कह रहे हैं कि आप डिश वॉशिंग सेंटर वहाँ पे सेटअप करिए, और स्ट्रीट वेंडर्स अगर स्टील बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन इंडस्ट्रियल डिश वॉशिंग मशीन्स में वो बर्तन जाएंगे और उनका स्टीम से और गर्म पानी से उनका सफाई होगा, जो हमारे रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी करते हैं। तो जो कस्टमर है जिसको हाइजीन की बहुत फिक्र है, वो जब देखेगा कि उसका स्टील बर्तन एक मशीन में साफ़ हुआ है तो वो स्टील को ना नहीं कहेगा। अभी क्या हुआ है, स्पेशली कोविड के बाद वो सिंगल यूज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको लगता है कि वो साफ़ है, वो ये नहीं जानते हैं कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं और उनके सेहत पे असर होगा, बट क्योंकि वो हाइजीन के बारे में सोचते हैं तो वो सिंगल यूज़ प्रेफर करते हैं। पर उसी सड़क पे अगर वो देखेंगे कि उनके सामने वो बर्तन साफ़ हो रहे हैं तो वो कंफर्टेबल होंगे हाइजीनिक खाना खाने के लिए। स्ट्रीट वेंडर जिस रेट पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक की प्लेट खरीदता है, उससे सस्ते में वो उस सर्विस मिलेगी उसको स्टील प्लेट साफ़ करने की, और उस जो सर्विस फीस वो पे करेगा उससे उसका एक ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आएगा उस सेंटर को चलाने का। तो ये विन 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 सिचुएशन है। और क्योंकि अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं जनरेट हो रहा है तो सिटी गवर्नमेंट यानी म्यूनसिपैलिटी का पैसा बचेगा और एफर्ट बचेगा उस प्लास्टिक को साफ़ करने के लिए और उसे डंप यार्ड ले जाने के लिए। तो इसे हम कह रहे हैं पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप। ये PPP का एक नया मॉडल होगा जिसको हम चाहते हैं कि देश की सारी म्यूनसिपैलिटी इंप्लीमेंट करे और स्ट्रीट वेंडर्स को रीयूज सिस्टम की तरफ शिफ्ट करें। तीसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ। भारत में करीब 7.5 करोड़ भेड़ हैं जिनको हमारे चरवाहे अलग अलग भारत के रीजन्स में चराते हैं, और इनका एक माइग्रेशन का पैटर्न होता है। इनफैक्ट ये हमारे क्लाइमेट के बहुत बड़े डिफेंडर्स हैं क्योंकि इनकी वजह से हमारे ग्रासलैंड्स प्रोटेक्टेड हैं अभी भी, और ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ अब आ रहे हैं कि ग्रासलैंड आर मोर इम्पॉर्टेंट सिंक्स ऑफ कार्बन देन फॉरेस्ट। मतलब पेड़ के जो जंगल हैं उनमें कम कार्बन सिंक होता है पर हेक्टेयर, ग्रासलैंड्स में ज़्यादा कार्बन सिंक होता है और काफ़ी समय तक कार्बन वो सिंक रहता है उस ज़मीन में। तो ग्रासलैंड्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और ये चरवाहे वो सर्विस हमें दे रहे हैं। बट आज क्या हुआ है, भारत की टैरिफ की नीति की वजह से और प्लास्टिक प्रोडक्शन की वजह से अब लोग स्वेटर वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक के बनने लगे हैं,
और जो ऊन भी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री को लंबे स्टेपल का ऊन ज़्यादा चाहिए था। तो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, बाकी देशों के साथ, तो वहाँ का जो ऊन इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो ये जो 7.5 करोड़ भेड़ हैं, इनका ऊन करीब 40,000 किलो निकलता है, 40,000 टन हर साल निकलता है। और वो ऊन 80% ऊन शेयर करके वहीं पे फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई मार्केट नहीं बचा है। तो सेंटर फॉर पैस्टोरलिज्म एक संस्थान है, CFP, वो इन चरवाहों के साथ काम कर रहे हैं और कुछ आर्किटेक्ट्स वगैरह के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे इस ऊन को इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉम्बे में एक बड़े संस्थान के कॉर्पोरेट ऑफिस में उन्होंने जब अपना ऑफिस बनाया, तो वहाँ इंसुलेशन में सिंथेटिक मटेरियल इस्तेमाल ना करके, यानी कि थर्मोकॉल या स्टाइरोफोम इस्तेमाल ना करके ऊन से बने इंसुलेशन को लगाया। और वो लगाने के बाद उन्होंने पाया कि उस रूम का जो एक्रोस्टिक्स है, यानी कि आवाज़ को अंदर रखने की जो क्षमता है, वो बढ़ गई। उसमें जब बाहर गर्मी है तो अंदर कमरा ठंडा है, जब बाहर ठंड है तो अंदर कमरा गर्म है, क्योंकि वो उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो बाहर जो है उससे अपोजिट काम करता है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस वो डेवलप कर रहे हैं। एंड हमें उम्मीद है कि और भी ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप हो सकते हैं अगर भारत सरकार की भागीदारी इसमें हो। अगर भारत सरकार जो सब्सिडी पेट्रोकेमिकल कंपनीज को, प्लास्टिक इंडस्ट्री को देती है, उसकी आधी सब्सिडी भी इन रिसर्च में और हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को हार्नेस करने में, इन कम्युनिटीज़ के साथ और रिसर्च करके उनको हार्नेस करने की कोशिश करे, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं। एक सॉल्यूशन जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि पहले ट्रेन्स में टॉयलेट नहीं हुआ करता था, क्योंकि टॉयलेट की समस्या आई, तो अब हर ट्रेन में स्टैंडर्ड फिटमेंट है, टॉयलेट होता है, हाथ धोने के लिए पानी भी होता है। पिछले 30-40 साल में तो AC भी आ गया है। तो हम पीने का पानी ट्रेन के अंदर क्यों नहीं दे सकते हैं? उसका सोल्यूशन बोतल के थ्रू क्यों होना है? आप जब शताब्दी या वंदे भारत में ट्रैवल करते हैं तो हर एक पैसेंजर को एक पानी की बोतल दी जाती है। तो पानी की बोतल ना दे करके अगर सरकार हर डिब्बे में एक ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम लगा दे और पैसेंजर्स को कहे कि ये पानी सेफ है, आप इसमें से पीजिए, तो आप एक बहुत बड़ा प्लास्टिक सिस्टम निकाल देंगे। एंड रिटेल लेवल पे जो पानी का कमोडिफिकेशन हुआ है, वो प्लास्टिक की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड जो हो रहा है, उससे सेहत पे और भी बहुत असर हो रहा है, वो प्लास्टिक की वजह से ही इतना ज़्यादा आ पा रहा है। अगर प्लास्टिक नहीं होता तो प्रोसेस्ड फूड इतना मार्केट शेयर नहीं ले पाता, पानी रिटेल लेवल पे कमोडिफाई नहीं हो पाता। तो हम कह रहे हैं कि सरकार इन सिस्टम्स को अगर देखे और उनके लिए सॉल्यूशंस निकाले, तो हम सिंगल यूज प्लास्टिक से आसानी से दूर हट सकते हैं। मैं कलकत्ता में रहता हूँ अभी, वहाँ पे जो कोर सिटी है, वहाँ पे हर 1 किलोमीटर में पीने के पानी के स्टैंड लगे हुए हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको पानी पीना है, तो आप आसानी से अपनी बोतल भर सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो स्टील की ग्लास रखी है उसमें से पानी पी सकते हैं। आपको पानी खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सिस्टम्स अगर भारत सरकार अपने रेगुलेशंस के थ्रू और अपने मंशा के थ्रू अगर डेवलप करती है, और पब्लिक बीच क्लीनअप, प्लॉगिंग, ये सब पे ध्यान ना लगा करके भारत सरकार की जिम्मेदारी तय करके भारत सरकार पे प्रेशर डाले कि बहुत हुआ स्वच्छ भारत का गान, अब हमें रीयूज और रीफिल के सिस्टम्स के तरफ मूव करिए, तो उस पे एक हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कोई रीज़न नहीं है कि कोका कोला फिर से कांच की बोतल में नहीं आ सकता। उनके लिए भी फाइनेंशियली वायबल है, और इकोलॉजी के लिए भी वो बेटर है, हमारी सेहत के लिए भी बेटर है। तो इस तरह में हमें पूरी आशा है कि सॉल्यूशंस बहुत आसानी से पॉसिबल हैं, और अगले कुछ साल में इम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। सरकार की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और पब्लिक को अपना ध्यान सरकार के एक्शन पे लगाना होगा। जैसे हमने स्टार्ट किया था एपिसोड, आई थिंक वो प्लास्टिक का नल का जो बहुत समय से बह रहा है, उसे बंद करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई हैड अ ग्रेट टाइम चैटिंग विद यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू कुनाल। या एंड क्लैप।